इस चैप्टर में केवल थोड़ा सा अगर दिक्कत जाएगी तो न्यूमेरिकल में दिक्कत जा सकती है। हालांकि देखो, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं दे सकता बंदा, है ना। 2 नंबर में क्वेश्चन आना है तो 2 नंबर में बिल्कुल भी डेफिनेशन ही चांसेस है देने के, न्यूमेरिकल देने के चांसेस बहुत कम है। बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के तहत अपन जो है वो चीज़ देख रहे होंगे केवल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 नंबर में न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इस चैप्टर से अगर सामान्य क्वेश्चन क्या आएगा पहले वो उस पर बात कर लेते हैं। मैं बना रहा हूँ वो क्वेश्चन भी, 4 चैप्टर के अभी भेज दूंगा मैं। कोशिश करूंगा 14 भी अभी निपटा दूँ उसमें। तो वो इसमें सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा, अगर आता है तो बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन होगा। विद्युत धारा की परिभाषा और इसकी इकाई लिखिए, विभवांतर की परिभाषा और इसकी इकाई लिखिए, ओम का नियम लिखिए। 2 नंबर में आ सकता है ये। और तीसरे के बाद होगा किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है ना। लंबाई बढ़ाने पर मतलब वही चालक तार को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की सामान्य क्वेश्चन होगा, कोई एक पूछ सकता है उसमें से 2 नंबर में, कि चौड़ाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा प्रतिरोध का, लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा। या फिर डेफिनेशन में प्रतिरोधकता आ सकती है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध, दोनों की डेफिनेशन आ सकती है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होगा ये अगर होता है ना। वैसे प्रतिरोध की डेफिनेशन बहुत कॉमन सी है, वो पूछी जा चुकी है। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन होगा परिभाषा होगी जो, वो होगी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की और विद्युत शक्ति की। ये 7 टॉपिक हैं डेफिनेशन के, बिल्कुल कॉमन होंगे आते हैं तो। देखना माइंड मैप में चलते जाएंगे सीधे सीधे। सबसे पहले हम विद्युत धारा पढ़ते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा की डेफिनेशन पता होना चाहिए, किससे नापते हैं वो पता होना चाहिए। विभवांतर की डेफिनेशन पता होना चाहिए, किससे नापते हैं वो पता होना चाहिए। उसके बाद आता है ओम का नियम, उसकी परिभाषा जो है आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है प्रतिरोध की परिभाषा, वो आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों साथ में ले रहा हूँ मैं, उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और विद्युत शक्ति की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये अभी 7 थे, अब 6 कैसे हो गए। एक और कोई सी बची हुई है, विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोध प्रतिरोधकता, एक साथ कर दिया शायद मैंने इसको। और उसके बाद जो है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति के बाद विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ये 6 डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम समांतर के क्रम की डेफिनेशन नहीं पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है जरूर वो। ये 6 डेफिनेशन आपको कंफर्म होना चाहिए। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन होगा अगर ये 6 डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है तो। इसी में वो भी आ जाता है। अगर विद्युत धारा की बात करें तो 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए, 1 वॉट को परिभाषित कीजिए। मैंने जस्ट आपको पहले ही बोल दिया, जहां पर भी 1 वाट वाले क्वेश्चन, एक वाले क्वेश्चन, 1 वाट को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, एक विभवांतर को वोल्ट को परिभाषित कीजिए, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाले क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको करना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे इसमें आते हैं तो। फिर उसके बाद यदि हम अभ्यास पे आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अभ्यास में जो बुक में क्वेश्चन है, मैं बुक खोल लेता हूँ सामने ताकि वो आपको याद रहे। बुक में जो क्वेश्चन है वो उस पर ध्यान देते हैं यदि अपन। तो सबसे पहले ये विद्युत परिपथ क्या है। 2 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा अगर आता है, विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा क्या है, ये पूछा जा सकता है ना। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं तो ये बुक के क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये जरूरी है, मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो अगर आप फॉर्मूला वोल्ट विभवांतर का याद होगा तो W/Q होता है। और वोल्ट हमको 6 दिया हुआ है, W का जो है वो ऊर्जा ज्ञात करना है हमको, वही ज्ञात करना है। और कूलाम का मात्रा दिया, सॉरी ऊर्जा जो है ज्ञात करना है, कूलाम का मान 1 दिया हुआ, तो 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमको W का मान पता चल जाएगा। जब हाँ, W की इकाई जरूर जूल में होती है, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये चीज है जो आपको इम्पोर्टेंट है, काम आ सकती है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से। कुछ युक्ति का नाम बताइए जो चालक के सिरों में विभवांतर बनाए रखता है, वोल्टेज बनाए रखता है, तो वो बैटरी है ना। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 1 वोल्ट विभवांतर की डेफिनेशन बिल्कुल मैंने आपको बोला। और मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें, आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद संकेत ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं, मुझे नहीं लगता आपको किसी में डाउट होगा। हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आप बोलते हो, कई आप बोलते हो भैया कि बैटरी का सीन आ गया, बैटरी या सेलों का संयोजन दोनों का दिया हुआ उन्होंने। अगर आपसे बैटरी पूछते हैं तो आप जो है ये डायग्राम बना सकते हो, यही बनाना चाहिए आपको, बुक का डायग्राम है, इसी पे लाइक करना चाहिए। अगर आपको चाहो तो या करके ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये भी सही डायग्राम है, ये भी बैटरी का डायग्राम है ना। कोई इशू नहीं है इसमें, दोनों सेम है।
बिल्कुल भी। एक्चुअली जो बैटरी होती है वो सेलों का संयोजन ही कहलाती है, लेकिन स्टार्टिंग में था ऐसा। और आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो बैटरी को हम ऐसे ही साइन से दर्शा रहे होंगे। इंजीनियरिंग में आप देखोगे तो बैटरी को यही साइन से दर्शाते हैं, ये स्टैंडर्ड साइन है ना। तो बैटरी को बिल्कुल आप ये वाला बना देंगे तो भी सही होगा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। खुली कुंजी, बंद कुंजी, आधार संधि, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा चुका है बहुत बार। अमीटर का साइन बनाओ, वोल्ट मीटर का, और प्रतिवर्ती धारा नियंत्रक, ये बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। इसका प्रतिरोध कितना होता है? इसका प्रतिरोध 0 होता है। श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं ना, मतलब इसके बाद हमको ऐसे बैटरी जोड़ना पड़ेगी। जब अमीटर को ऐसे जोड़ना है तो इसका प्रतिरोध 0 होना चाहिए, नहीं तो ये रीडिंग नहीं बता पाएगा। अमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और इसके जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है। और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम या पाश क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम या पाश क्रम में जोड़ते हैं, और इसका प्रतिरोध जो है इन्फिनिटी होता है ना। ये दो क्वेश्चन इस पे से बनते हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो वो मैंने बताया आपको। ओम का नियम आपको याद होगा, किसी चालक तार की भौतिक परिस्थिति में परिवर्तन ना करें तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। वी प्रोपोर्शनल टू आई, वी इक्वल्स टू आई आर। 2 नंबर में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होगा अगर आता है तो। उसके बाद वो कॉमन सा क्वेश्चन पहले से बता चुका हूँ मैं, क्यों फिर से बात कर रहा हूँ। आती है प्रतिरोधकता की डेफिनेशन, प्रतिरोध की डेफिनेशन। प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण जिसके अंतर्गत वह विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसकी इकाई ओम है ना। और इकाइयों पे क्वेश्चन अगर वो आता है ऑब्जेक्टिव तो बहुत कॉमन होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है, वोल्टेज की इकाई क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। ध्यान रखना, प्रतिरोध पूछता है कि प्रतिरोधकता, दोनों में अंतर है। प्रतिरोध की इकाई ओम है और प्रतिरोधकता की ओम मीटर। अगर प्रतिरोधकता की डेफिनेशन बोले तो निश्चित लंबाई में उपस्थित, निश्चित लंबाई में उपस्थित प्रतिरोध की मात्रा प्रतिरोधकता कहलाती है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है ना। सबसे कम प्रतिरोधकता सिल्वर की होती है, सबसे ज्यादा जो है विद्युतरोधी पदार्थों की होती है, कागज जैसे, कागज, लकड़ी, इनकी सबसे ज्यादा होती है, अधिक कुचालक होते हैं ये, है ना। ये वाले न्यूमेरिकल 2 नंबर में चांसेस कम हैं, लेकिन एक बार देखना बनता है, क्योंकि अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि 2 नंबर में भाई क्यों नहीं पूछ सकता। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखो आप इस न्यूमेरिकल को, तो मैं आंसर हटा देता हूँ। अगर ध्यान से देखो, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध इतना है, बल्ब 220 वोल्ट से चला हुआ है, तो विद्युत धारा कैलकुलेट करो। ओम का नियम से बिल्कुल देखना क्या दिया हुआ है हमको, आर की वैल्यू, प्रतिरोध दिया हुआ है 1200 ओम, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 1200 ओम दिया हुआ है, आर की वैल्यू दी हुई, वोल्टेज दिया हुआ है हमको 220 वोल्ट, और हमसे बोला हुआ आई का मान ज्ञात करो। तो आपको मालूम है वी आर आई जिस फॉर्मूले में आते हैं वो है वी इक्वल्स टू आई आर, ओम का नियम। हम आसानी इसमें 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 वैल्यू रखकर आई का मान निकाल सकते हैं, तेरे गुणा करके, बहुत आसानी से निकल जाएगा। और दूसरा वाला भी वैसे ही है, ओम ओम दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, धारा ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल है। अगर आपको आ जाते हैं तो बहुत बचकाना क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर में आ जाते हैं तो, और आ सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। जो थर्ड वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले पे ले जाऊंगा इसको मैं, अगर आता है तो थोड़ा सा, क्योंकि बुक से हटके है, लेकिन जरूरी है, बहुत जरूरी है करना, है ना। एक बार देखना तो बनता ही है, क्योंकि ओम के नियम का बेस है केवल, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। सेम केस यहाँ पर भी, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब कोई विद्युत हीटर, आप बोलोगे न्यूमेरिकल पे फोकस क्यों कर रहे हो, न्यूमेरिकल पे फोकस क्यों कर रहे हो, न्यूमेरिकल आते नहीं है, आप बोल सकते हो बिल्कुल, लेकिन न्यूमेरिकल आपके पेपर को टफ बना देते हैं। मैंने 12th क्लास के फिजिक्स का पेपर देखा तो न्यूमेरिकल नॉर्मली क्या करता है टीचर, जो अच्छा टीचर होता है, वो एक न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरी वाला क्वेश्चन देता है। हो सकता है आपके साथ हो, लेकिन मैंने ज्यादातर देखा जब भी न्यूमेरिकल, जब पेपर टफ बनाया टीचर ने, तो न्यूमेरिकल के अथवा में न्यूमेरिकल ही दे दिया। अगर बच्चे को नॉलेज होगा तो कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के तहत मुझे न्यूमेरिकल, जो छोटे न्यूमेरिकल है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। बड़े न्यूमेरिकल नहीं आ सकते, 4 नंबर में ही आ सकते हैं वो, इसलिए छोटे न्यूमेरिकल है। आप देखोगे इस न्यूमेरिकल को यदि, तो इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ, देखो करंट का मान दिया हुआ 4 एम्पियर, यूनिट पूरी यूनिट के साथ दिया हुआ है। तो आई का मान दिया हुआ है 4 एम्पियर, यहाँ लिख देंगे हम विद्युत धारा का मान आई इक्वल्स टू 4 एम्पियर। और अच्छी बात मानो, न्यूमेरिकल में क्या होता है, अगर आप आई लिख के आंसर भी लाओगे ना, तो भी वो लिखने के नंबर नहीं काटेगा। आपने दिया है लिखा है ना, अगर आपने विद्युत धारा नहीं लिखा है यहाँ पर, विद्युत धारा आई बराबर से 4 एम्पियर, केवल आई लिखा है, तो भी नंबर नहीं काटेगा वो, अच्छी बात ही होती है। टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट, वोल्टेज दिया हुआ है 60 वोल्ट। और अब बोला है उस समय विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा लेगा, जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए, मतलब वोल्टेज बढ़ा देने पर 60 का
120 कर दिया जाए, तो करंट का मान कितना होगा ये निकालने को बोला, वो करंट का मान कितना होगा ये निकालने को बोला है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों की सहायता से जो हमारा हीटर है उसके प्रतिरोध निकाल लेंगे, है ना, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और फिर आर की वैल्यू जब निकल आएगी तो हम इसको फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा सा देखो इस वाले न्यूमेरिकल को देखो कैसे करा है, इसको क्वेश्चन समझना पहले। कोई विद्युत हीटर की एम्पियर की बात कितनी है, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर की धारा लेता है वो, और 60 वोल्ट है। सिंपल सी बात, देखना जो मैं इधर ही समझा दूंगा बगल में, चलो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि 2 नंबर में अगर टफ होता है तो फिर आ सकता है, बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ केवल प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के तहत। और दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना है क्योंकि बोर्ड चाहता है आप लाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ। हो सकता हो सोशल में आपने ये सोचा हो कि इतना सरल पेपर आ गया, साइंस में भी सरल पेपर आएगा, बोर्ड यही चाहता है आप यही सोचो, है ना। और आप ज़्यादा कठिन तैयारी नहीं करो, और ये भी हो सकता है कि आप कठिन तैयारी करो फिर से साइंस का पेपर इजी आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा होता आया है। लेकिन आप इसके अंतर्गत ये नहीं कर सकते कि आप मेहनत कड़ी कड़ी तैयारी करो ही नहीं, वो फिर गलत हो जाएगा, है ना, वो नहीं कर सकते आप। आपको मेहनत करना पड़ेगी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के तहत। जब कोई विद्युत हीटर चारों, लेकिन आप इस इतने क्वेश्चन को पढ़ोगे, कोई विद्युत हीटर 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। ये पहला केस हो गया। यहाँ पर पहला केस, यहाँ पर लिखना फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो है आई के मान दिया हुआ हमको 4 एम्पियर, और वी का मान दिया हुआ 60 वोल्ट। प्रैक्टिकली समझना इस न्यूमेरिकल को। बोला है एक हीटर है, उस पर अपन 60 वोल्ट पे चला रहे हैं उस पे, और वो 6 एम्पियर की 4 एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा है। अब हो रहा है सेकेंड केस में आपने क्या करा, उस वाले विद्युत हीटर का वोल्टेज बढ़ा दिया, 120 कर दिया, मतलब दुगना कर दिया वोल्टेज, वोल्टेज कर दिया 120। तो बोल रहा है दूसरे केस के लिए आई का मान ज्ञात करो, दूसरे वाले केस के लिए आई का मान ज्ञात करो। आपको मालूम है आई का मान ज्ञात करने के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास, या तो आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लगाए अपन, जो कि बेसिक फॉर्मूला है, जिसमें ना हमको क्यू दिया हुआ है ना टी दिया हुआ है इसमें, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा ही नहीं सकते। दूसरा फॉर्मूला होता है वी इक्वल्स टू आई आर। ओम के नियम से हम बिल्कुल आई निकाल सकते हैं। तो आई निकालना है यदि, तो वी हमको दिया हुआ है, आई ज्ञात करना है, आर कहीं से पता चल जाए तो हम बिल्कुल इसका बता सकते हैं कि आई का मान कितना होगा, नए वाले आई का मान, है ना। आप तुक्का भी लगा सकते हो थोड़ा सा, आप तुक्का ही लगा सकते हो। 60 वोल्ट ओम के नियम के तहत अगर दुगना किया है वोल्टेज तो करंट भी दुगना हो जाएगा, करंट भी दुगना हो जाएगा, तुक्का ये भी लगा सकते हो आप। डायरेक्ट ऊट पटांग सॉल्व करके ओम का नियम लिख के आंसर 8 एम्पियर लिख सकते हैं, लेकिन अपन तरीके से करते हैं। पहला केस ये दिया हुआ था, दूसरा दिया हुआ है वी का मान दिया हुआ है, आई का मान ज्ञात करना है, ओम के नियम से कर सकते हैं, आर निकालना पड़ेगा। तो आर क्या करेंगे, हम फर्स्ट केस से निकाल लेंगे, फर्स्ट केस से आर निकालेंगे, वी इक्वल्स टू आई आर। वी का मान रखा 60, अब तो कर लोगे मेरे ख्याल से। आई का मान रखा 4, 4 आर, आर की वैल्यू हो जाएगी आर बराबर से 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15 ओम। आर की वैल्यू यहाँ रख दो, वी कितना है 120, आई का मान ज्ञात करना है, आर का मान रख दिया 15, 15 बटे में जाएगा इधर, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा 120/15, तो 15 × 120, 8 एम्पियर, है ना। तो इसका आप मौखिक भी आंसर दे सकते थे, अगर वोल्टेज आपने दुगुन लिखा है ना, वोल्टेज साफ साफ दिख रहा है, 60 वोल्ट पहले था, फिर 120 वोल्ट कर दिया, मतलब दुगना बढ़ा है। तो ओम के नियम से क्या बोलता है, जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही करंट भी बढ़ेगा, समान अनुमानुपाती होता है ना, अपन ये जानते हैं ओम के नियम से, जितना वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही आई भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज अगर दुगना बढ़ा है तो आई भी दोगुना बढ़ जाएगा, मौखिक भी दे सकते हैं इसका आंसर। और अगर निकालना है तो ओम का नियम लगाएंगे, आर की वैल्यू निकालना है तो पहले आर की वैल्यू निकालेंगे। बहुत इजी सा है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है उसमें, बहुत इजी सा है, ओम के नियम से। लेकिन एक बार खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपको मेरे सामने मैंने सॉल्व किया है ना, तो हो सकता है इजी लग रहा है थोड़ा सा। ये वाला नहीं आ सकता है क्वेश्चन बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, चांस बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो छोड़ देना, मेरे को मैं संभाल लूंगा बाद में नहीं आएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बोलोगे इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में कैसे आ सकता है, पूछ सकता है वो कैसे, बताओ कि किसी चालक तार की मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कैसे बढ़ता है। और आपको क्वेश्चन मिलेंगे भी अभ्यास में, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन, दो तारों में एक पतला दूसरा मोटा, तो किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रभावित होगी, वही क्वेश्चन है। मोटा होगा तो उसमें ज़्यादा प्रभावित होगी इसके इफेक्ट के कारण से।
लिखना मत स्किन इफेक्ट, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, तुम्हारी बुक में नहीं है। विद्युत टोस्टर और विद्युत टोस्टर के तापमान और शुद्ध धातु के नाम होकर मिश्र धातु बताते हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोध क्षमता ज्यादा होती है मिश्र धातु की, इसके कारण से। कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो चांदी ऑब्जेक्टिव बनता है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम पे ऑब्जेक्टिव आना चांसेस कम है। इस डायग्राम को लेकिन आइडियली देख लो, विद्युत परिपथ बनाने को आ सकता है, तीसरी कैटेगरी का क्वेश्चन होगा अगर विद्युत परिपथ बनाने को आता है तो। तीन रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जोड़े हुए हैं, हर पॉइंट पे आपको जहां पर भी जॉइंट है वहां पर देखो ऐसा डॉट डॉट बना हुआ है, तार संधि बनाते हैं अब आइडियल डायग्राम में। वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, वोल्ट मीटर के साथ जहां से करंट, देखो करंट यहाँ से जा रहा है ना बैटरी से, ये प्लस टर्मिनल है बैटरी का, ये माइनस टर्मिनल है। बैटरी देखो कैसी बनाई है, तो आपको भी ऐसी बनाना है ना, बुक में ऐसी बनी हुई तो आपको भी ऐसे बनाना है। ये बैटरी बनाई, करंट यहाँ से गया, करंट जहाँ से जाएगा यहाँ से जाएगा, वोल्ट मीटर में यहाँ से घुसेगा, जहाँ से घुसेगा वहाँ प्लस माइनस रहेगा, अगली जहाँ से निकलेगा वहाँ माइनस रहेगा। ऐसे ही करंट यहाँ से गया, इसमें से गया, यहाँ आया, अमीटर में जहाँ से घुसेगा वहाँ प्लस रहेगा, जहाँ से निकलेगा वहाँ माइनस रहेगा। आप देख रहे हो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल साइड ही कुंजी लगाई हुई और अमीटर लगाया हुआ है। प्रैक्टिकली भी यही होता है, नॉर्मली हम नेगेटिव टर्मिनल पे ही कुंजी और अमीटर लगा रहे होते हैं इस साइड। तो ये चीज सीखने वाली थी, विद्युत परिपथ 2 नंबर में बनाने को आ सकता है थर्ड कैटेगरी के तहत। आप बोलोगे थर्ड कैटेगरी क्या होती है, तो मैं शाम को समझा चुका हूँ। जब क्वेश्चन टफ आएगा इस चैप्टर में से, हम 3 कैटेगरी पे बात कर रहे हैं ना, तो टफ आएगा तो आ सकता है परिपथ बनाने में, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बच्चों से मिस्टेक होती है बैटरी बनाने में भी, कुंजी लगाने में भी और अमीटर लिखाने में भी। अगर अमीटर वोल्ट मीटर लगाते हैं तो प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो प्लस माइनस कहाँ लगाना है? जहाँ से करंट घुसता है उस साइड प्लस, जहाँ से निकलता है वहां से माइनस। अमीटर में भी जहाँ से घुसता है वहां से प्लस, जहाँ से निकलता है वहां से माइनस। है ना, छोटी सी बात है लेकिन जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। श्रेणी क्रम समांतर क्रम का डेरिवेशन नहीं आ सकता, 4 नंबर में बहुत मुश्किल है। सर्किट पूछ सकते हैं श्रेणी क्रम का, बताओ श्रेणी तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, ये बोल सकते हैं, है ना, वो जरूर पूछा जा सकता है सर्किट बनाने को, बस बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर भी देखो नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़े हुए हैं। हाँ, श्रेणी क्रम के न्यूमेरिकल कैसे आ सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल है, इसमें का नहीं आ सकता, लेकिन पहला वाला न्यूमेरिकल छोटा है, सॉरी दूसरा वाला बड़ा है। तो बोला हुआ देखना न्यूमेरिकल को समझना। R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 10 30 ओम है, इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित, इस तो पूरा नहीं पूछेंगे, केवल परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये पूछ सकते हैं। तीन प्रतिरोध काय में जोड़ा हुआ है, पहले ये देखो काय में जोड़ा हुआ है, बैटरी से साथ संयोजित किया गया है। भाई साहब ये बताया नहीं कौन से क्रम में जोड़ा है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा है ना कि कौन से क्रम में जोड़ा है, इन्होंने तो बोला ही नहीं, शायद दोनों में जोड़ के निकाला हुआ है इन्होंने। ये क्या है भाई? अच्छा चित्र, सॉरी चित्र देखना पड़ेगा, 12.10, चित्र 12.10 ये वाले की बात कर रहे हैं, तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, चित्र देखने की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन चांसेस कम है। यहाँ एक शब्द लिख देंगे वो न्यूमेरिकल में, तीन प्रतिरोधों 5 10 30 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा हुआ है, परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आप डायग्राम बनाओगे बाकायदा, 2 नंबर में भी बनाना पड़ेगा फिर डायग्राम, है ना। 2 नंबर में डायग्राम बनाओगे ऐसा, 2 नंबर में केवल डायग्राम बनाने को ही बोल सकता है कि समांतर क्रम में जोड़े हुए परिपथ का डायग्राम बनाओ, तो बाकायदा यहाँ पर तार संधि बनाओगे तीनों जगह पर। मैं बहुत रफ बना रहा हूँ डायग्राम, आपको अच्छा बनाना है। एक बैटरी लगाओगे, बैटरी कैसे लगाना, एक बड़ा डंडा छोटा डंडा फिर लाइन फिर बड़ा डंडा फिर छोटा डंडा फिर लाइन फिर बड़ा डंडा छोटा, 3 बार बनाना है ऐसा। और फिर उसके बाद इस साइड कुंजी लगाओगे, एक बंद कुंजी लगाने का है, और इस साइड अमीटर भी लगा सकते हो आप चाहो तो, एक अमीटर लगाओगे और बंद करोगे। यहाँ वोल्ट मीटर लगाना है तो यहाँ वोल्ट मीटर ऐसे समांतर क्रम में इस साइड लगाओगे, है ना। 5 10 30 ओम, ये सर्किट यहाँ पर लिखोगे 5 ओम 10 ओम, आप लिख सकते हो R1 बराबर से 5 ओम, R2 बराबर से 10 ओम और R3 बराबर से 30 ओम, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीनों को समांतर क्रम में सॉल्व करना है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लिखोगे 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। बहुत सरप्राइजिंगली होगा अगर इस क्वेश्चन को मैं डिजाइन करना चाहूँ 2 नंबर के लिए, तो ये भी पूछ सकता है कि परिपथों के समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला लिखो, बस 2 नंबर में फॉर्मूला लिखने को आ सकता है। तो तीन आपको उसमें लिखना पड़ेगा, तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े, परिपथ का कुल प्रतिरोध डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और ये 1/R बराबर से 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 लिखना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करना तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। बस कॉमन मिस्टेक क्या होती है, बच्चे जल्दी जल्दी में बटे में पलटना भूल जाते हैं इसमें,
तो वो कॉमन मिस्टेक है, मेरे ख्याल से नहीं करोगे आप मिस्टेक। 1/5, 1/10, 1/30, है ना। और एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा, और सॉल्व करेंगे तो 1/r की वैल्यू आएगी, अपन पलट देंगे तो r की वैल्यू पे जाएगी। r की वैल्यू ओम में। यूनिट लगाना मत भूलना, साइंस में सबसे ज्यादा नंबर बच्चों को कटते हैं यूनिट ना लगाने पर। अगर न्यूमेरिकल आता है तो यूनिट लगाना मत भूलना, है ना। आपके आखिरी टाइम में बिल्कुल ये चेक करने वाला काम कब आता है, आखिरी टाइम में, पेपर जब देने वाले होते हो कॉपी, तो एक बार कॉपी में चेक करना, अगर न्यूमेरिकल आया है तो आपने यूनिट लगाई है कि नहीं, है ना। ये चेक करने वाली बात है। साइंस में चेकलिस्ट रख लो, लास्ट में कॉपी में जो चेक करोगे, ऑब्जेक्टिव चेक करोगे, यूनिट चेक करोगे, डायग्राम चेक करोगे। कॉपी देने से पहले ये 3 चीजें जरूर चेक करना है। ऑब्जेक्टिव चेक करना है, यूनिट सही लगाई हुई कि नहीं वो चेक करना है, और डायग्राम में नाम लिखे हैं कि नहीं, ये 3 चीजें ध्यान से चेक करना है अपन को, यूनिट नहीं भूलना है। ये वाले क्वेश्चन कर लेना एक बार, एक बार ही करना, ज्यादा कोई वो नहीं है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पे क्वेश्चन बनता है, मैंने पहले ही बताया। जूल का तापन नियम अगर आता है तो मैंने क्लास में लिखवा दिया, जहाँ तक बताओ मैंने जूल का तापन नियम लिखवाया क्या क्लास में? एक स्टेटमेंट लिखवाया होगा पूरा, और फिर उसका लिखवाया होगा। मेरे को याद आ रहा है कि संडे वाली क्लास में लिखवाया मैंने ये चीज। सो गए क्या सब? भैया शायद लिखवाई थी, याद नहीं। देखना पड़ेगी भाई साहब, देख लेना जूल का तापन नियम 2 नंबर में पूछा तो नहीं जा सकता वैसे, लेकिन एक बार देखना बनता है। कॉमन क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, इसलिए जूल का तापन नियम पीछे रह जाता है उन कॉमन क्वेश्चन के अलावा। उसके बाद ये कितना सड़ा सा न्यूमेरिकल है देखना। 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है बल्ब में एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित है, तो शक्ति ज्ञात करो। वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, P इक्वल्स टू VI का फॉर्मूला लगा देना है, खत्म हो जाती है बात। जैसे ही लगाया 110 वॉट शक्ति आ गई। हम्म। भैया पी के और भी फॉर्मूले होते हैं ना, वी हाँ आई और। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं है, यही मेन फॉर्मूला याद रखो बस। P = VI, ये मेन फॉर्मूला है। बाकी इस फॉर्मूले के सब इजाद हैं, जैसे ओम के नियम के तहत अगर V का मान रखोगे तो वो होता है IR। तो जैसे IR रखोगे तो आई इसमें ये एक। क्या बीमारी हो रही है यार, ये चालू बंद हो रहा है। साक्षी, क्या हो गया? फोन हैंग हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार होता है, चलता है बेटा, गुस्सा नहीं हो। आ, हो जाता है कभी कभी। जैसे V का मान IR रखोगे तो I का स्क्वायर हो जाएगा ये, P = I²R, है ना। ऐसे ही V के मान में I का वैल्यू रख दोगे यदि, तो वो हो जाएगा V²/R, V²/R। तो P के 3 मान है, P, ये मेन है, P = VI, है ना। VI वोडाफोन आइडिया से याद रखो, वोडाफोन आइडिया आपके सिम होगी यदि किसी की तो। शक्ति कौन है? वोडाफोन आइडिया ने मिलकर क्या बनाई? शक्ति बनाई। याद रखने के लिए बोल रहा हूँ केवल। तो 3 फॉर्मूले, I²R और V²/R, 3 फॉर्मूले याद रखिए प्लीज। शक्ति के ऊपर ये आ सकते हैं। बाकी आपको लगता है यदि जो अभ्यास के न्यूमेरिकल आप बोल रहे थे कि न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डाउट है, ये आ सकते हैं क्या? ऑब्जेक्टिव तो आपको ये वाले रखना पड़ेंगे। मैं करवा सकता हूँ आपको, अगर कोई सा एक आध डाउट हो तो मैं बता सकता हूँ, क्लास में बताया हालांकि मैंने। लेकिन अगर तुमको इसमें से डाउट होता है तो थोड़ा सा लेंदी ऑब्जेक्टिव है इसके, क्योंकि न्यूमेरिकल है पूरे, है ना। 2-3 ये तो सही है वैसे, ये वाला बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। शक्ति की परिभाषा बोलिए तो I R² नहीं है इसमें, ये गलत है। I²R, VI और V²/R, ये 3 फॉर्मूले होते हैं उसके। I R² नहीं है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। I²R और तुरंत कुछ नहीं करना है, V में ओम के नियम से फॉर्मूले में पुट करके देख लो, डाउट क्लियर कर लो, फिर उसके बाद टिक लगाओ। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, इसको भी करना पड़ता है, इसको भी करना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बता पाऊंगा, टाइम थोड़ा सा कम है। जो 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन इसमें से नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, है ना। ये बहुत बड़े क्वेश्चन है, 10 हो गया, 9 हो गया, बड़े जो 8वां सरल है ये बन सकता है, ये नहीं आ सकते। 9वां, 10वां, 12वां और 13वां ये नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन है। 4 नंबर में, 4 नंबर में आ सकते हैं अगर आते हैं तो।
लेकिन नहीं आना है इस चैप्टर में से, तो चांसेस कम है। अगर फिर भी आपको समझना है तो फिर भी अगर समझना है तो स्कूल में आ जाइएगा। कब आप, कल तो नहीं आ पाओगे, मंडे को 10 बजे के बाद आ जाना आप। अगर आपको समझना है इसको तो मैं मंडे को समझा दूंगा आपको, लास्ट वर्किंग डे वाले दिन, है ना, उस दिन स्कूल में समझा दूंगा, अगर ये फिर भी समझना है तो, है ना। हालांकि नहीं आ सकते हैं क्वेश्चन। उसके बाद प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट के लिए मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपको फिर भी समझना है तो प्लीज़ आप मंडे को आ जाओ, मैं सुबह समझा दूंगा उसको 10 से 12 के बीच, कोई सा भी क्वेश्चन बहुत आसानी से। फिर उसके बाद ये, अगर तुम बुक के क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन में कुछ भी करना चाहते हो, ये जरूर कर लेना यार। ये 18वां क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सब इसमें जितने भी ये क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी है 18वां क्वेश्चन है ना। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन चांसेस हैं 2 नंबर में पूछे जाने के, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। कुछ भी समझ में ना आए मेरे से पूछ सकते हो आप, कभी भी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। अगर भूल जाओगे बाद में तो व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे, भैया ये बता दीजिएगा वीडियो क्लास में, तो मेरे को याद रहेगी वो चीज़। और अगर आपको पूछ जरूर लेना, कुछ भी डाउट हो, याद करने में दिक्कत हो रही है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको तो आप बिल्कुल कर सकते हो, है ना। तो ये हो गई 12 चैप्टर की बात, थोड़ा जल्दी हुआ है मुझे मालूम है। 13 चैप्टर भी देखते हैं एक बार, और 13 चैप्टर देखने के बाद अपन जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वैसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 13 चैप्टर में बहुत कुछ हटा हुआ है, तो एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या हटा हुआ है। 13 चैप्टर में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में 13.2.3 विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र संपूर्ण पाश, वृत्ताकार पाश से लेकर सबको चढ़ गया है, बहुत कम पोर्शन बचता है इसमें, इंटरनेट वगैरह सब हटा दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आता है यदि, तो क्रिश्चियन ऑस्टेट के बारे में विद्युत चुंबकत्व को समझाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसके बाद जो है, इसमें फैराडे नहीं है क्या, ऑस्टेट के नाम पर ही इनका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट रखा गया है। तो ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑस्टेट, याद रखिएगा। पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपको पता होना चाहिए चुंबक किसे कहते हैं, चुंबक किसे कहते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है चुंबकीय बल रेखाओं, क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता, ये वाला डायग्राम जो आपका है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं और इसके गुण। बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा अगर आता है तो, और अगर मूर्खता कर रहे हो यदि आप ये वाला क्वेश्चन याद करके नहीं जा रहे हो तो। एक ये विद्युत धारा की चुंबकीय क्षेत्र की विशेषताएं पूछा जा सकता है, या फिर ये डायग्राम पूछ सकता है इसमें से ये, है ना। और दूसरा इसमें पूछ सकता है, एक प्रति, वो बुक में आऊंगा मैं मॉडरेट वाले क्वेश्चन में। दूसरा जो होगा इसका बेसिक क्वेश्चन होगा, वो आएगा दाहिने हस्त के अंगुष्ठ नियम लिखिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन होगा अगर ये क्वेश्चन याद नहीं करते। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, इसी को मैक्सवेल का कॉर्पस नियम के तहत भी बोल सकते हो आप, यही है वो भी, है ना। ये दोनों बहुत कॉमन क्वेश्चन होंगे अगर आता है तो। फिर उसके बाद मैं अगर चैप्टर पे आ जाता हूँ, तो चैप्टर में है क्वेश्चन, मॉडरेट वाले जो क्वेश्चन है वो है किसी, ये 3 क्वेश्चन में से एक तो, एक तो हो सकता हो जाए आपको। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। छह चुंबकीय क्षेत्र से कहाँ खींचिए, क्षेत्र का गुणों की सूची बनाइए, दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। ये 3 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं उस चैप्टर में से, और कुछ नहीं बचा हुआ है। तो 3 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो ना मेरे ख्याल से आप, बहुत जरूरी है। और अगर मैं बोलूँ टफ इसमें से क्या आ सकता है, तो अगर क्वेश्चन इसको घुमाना चाहे वो, तो आपको क्या देगा, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के तीसरे लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की जगह वो क्या देगा, मैक्सवेल का कॉर्पस्कुलर नियम। तो मैक्सवेल का कॉर्पस्कुलर नियम आपको पता तो है, आप ये नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें ये गलत हो जाएगा, डायग्राम बनेगा ही नहीं उसमें, और उसमें लिखना पड़ेगा आपको मैक्सवेल के कॉर्पस्कुलर नियम अनुसार, यदि हम किसी स्क्रू को पेचकस की सहायता से कसें, तो जिस दिशा में हमारा अंगूठा घूमेगा वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और जिस डायरेक्शन में स्क्रू अंदर जा रहा होगा दीवार के, वो हमारी विद्युत धारा की दिशा होगी। विद्युत धारा दिशा इस साइड होगी, स्क्रू जिस साइड अंदर जा रहा है वो, और हमारा अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये कठिन क्वेश्चन होगा अगर इसमें से आता है तो। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है इसमें से हट के, अगर क्वेश्चन आता है तो वो आ सकता है किसी क्षण चुंबक को हवा में लटकाने पर वो उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों रुकती है।
तो उसका रीजन है, अगर वैसे 2 नंबर में 3 नंबर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी भी हमारी विशाल मैग्नेट की तरह काम करती है, और इसी के कारण से क्षण चुंबक को अगर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वे उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है, और इसी सिद्धांत के आधार पर दिशा सूचक यंत्र भी बनाए जाते हैं। तो ये अलग क्वेश्चन होगा अगर इसमें से आता है तो। और इसमें फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है, किसी सीधे धारावाही चालक के लिए, सीधे धारावाही चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र का डायग्राम बनाइए। किस या चुंबकीय क्षेत्र किस आकार का होता है? तो वृत्ताकार होता है ना, वलयाकार या वृत्ताकार होता है। ऑब्जेक्टिव शायद आपने पहले भी इस पर किया हुआ है। एक बार रिमेडियल मॉड्यूल देख लेते हैं फटाफट इस दोनों चैप्टर के, जल्दी जल्दी से। हम क्या क्या देख सकते हैं इसमें? 2 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव, कौन सा संबंध ओम के नियम से नहीं है? v प्रोपोर्शनल टू i, v स्क्वायर अपॉन i इक्वल्स नियतांक, v इक्वल्स टू i, उपयोग सभी नियम नहीं है पूछा है। तो v स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू नियतांक, ये नहीं हो सकता, बाकी दोनों है ना। v स्क्वायर अपॉन नियतांक क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, और क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, बाकी सब है। अमीटर को परिपथ में कैसे संयोजित करते हैं? श्रेणी क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। 50 वाट 220 वोल्ट के क्लेम में विद्युत धारा का मान है, देखो V दिया हुआ है और वो दिया हुआ है वोल्ट, P दिया हुआ है, शक्ति, विद्युत शक्ति दी हुई है। P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I कैलकुलेट करना है, P इक्वल्स टू VI फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू VI विद्युत शक्ति का फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करो, I की वैल्यू निकालो तेरे गुना से, बिल्कुल कर सकते हो आप। यदि विभवांतर को वोल्ट में, धारा को एम्पियर में नापे तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो वोल्ट एम्पियर। P इक्वल्स टू VI से ही वोल्ट एम्पियर ही होगा। एक अश्व शक्ति में होते हैं 746 वाट। परीक्षा अध्ययन का क्वेश्चन है। विभवांतर मापक यंत्र, विभवांतर और विभव आता है यदि तो विभव मापी होता है, विभवांतर नापना है तो वोल्ट मीटर होता है। बिल्कुल सीधा सा है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, लंबाई बढ़ाओगे तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फ्यूज तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, खुद जल जाता है बेचारा, टूट जाता है, अपने इक्विपमेंट बचा लेता है। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए दो शेलों को समान श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चौथे का जो आंसर है, अगर सेलों को अपन को जोड़ना है तो आप देखोगे जो खिलौने वगैरह होते हैं ना, आप खिलौने में एक बैटरी ऐसे लगाते हो, इस साइड प्लस वाला रहता है, और दूसरी बैटरी जो है नेगेटिव साइड लगाते हो। आपने देखा होगा खिलौने या रिमोट में इस साइड प्लस रहता है, मतलब इस साइड प्लस लगाया, इस साइड माइनस लगाया, इस साइड माइनस लगाया, इस साइड प्लस लगाया, तो ये क्या रहता है, जो आपका नीचे का होल्डर रहता है ना, वो इसको इससे जोड़ रहा होता है, इसको इससे जोड़ रहा होता है, तो प्लस को माइनस से जोड़ रहा होता है। तो ये श्रेणी क्रम होती है, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं आपके सेल जो है ना, वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। 1.5 3 वोल्ट बना लेता है। तो आप देखोगे 2 सेल लगे रहते हैं, कई बार 5 सेल लगे रहते हैं, तो वो 5 सेलों को जोड़ दे तो 7 वोल्ट के करीब अपन को चाहिए होता है, इसलिए 5 खिलौनों में लगते हैं ना, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं, याद रखिएगा। अगर घड़ी में लगा रहे हो तो 1 सेल लगा रहे हो, अगर किसी रिमोट में लगा रहे हो तो 2 सेल लगा रहे हो, तो घड़ी में कितना होगा? 1.5 वोल्ट। रिमोट में कितना होगा? 1.5 के 2 सेल, मतलब 3 वोल्ट। एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, आप घड़ी में जो सेल लगता है। तो अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा सेलों को। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर खालिस्तान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर, श्रेणी में क्रम में क्या चेंज नहीं होता है? विद्युत धारा चेंज नहीं होती है। घरों के सभी विद्युत उपकरण पाश क्रम या समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है? विद्युत धारा की मात्रा पूछा हुआ है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? बड़ा क्वेश्चन है लेकिन दे दिया है। पतला और मोटा हो तो आप कर सकते हो इसमें। विद्युत टोस्टरों में मिश्र धातु क्यों बनाते आते हैं? क्योंकि प्रतिरोधकता ज़्यादा अच्छी होती है और अच्छी ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। तो बिल्ड की जगह ये वाला वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, जो अभी आपसे बोला ना अभ्यास में जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है वो। व्यवस्था आरेख खींचना, रिफ्लेक्ट, केवल वो बनाना है डायग्राम। देखो ये पूछा जा सकता है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है परिपथ बनाने को। और इसमें क्या करेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए ये चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे थोड़ी सी। तो आपको विद्युत परिपथ बनाना तो आना ही चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये बहुत जरूरी है, लास्ट के क्वेश्चन है। वो अपने आप में जरूरी है। अच्छा न्यूमेरिकल दे दिया है, वही वाला न्यूमेरिकल है जो अभी बोला मैंने, मेरा फेवरेट न्यूमेरिकल है। 110 बल्ब आते हैं इसके आंसर। हालांकि 2 नंबर में पूछा जाना मुश्किल है, समझा दूंगा मैं। स्कूल में आ जाना आप न्यूमेरिकल समझने के लिए, अभी टाइम कम है और थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी हो रहा है, पेपर दिया ना आज आपने।
लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। समान मैं मेरे ख्याल से अपन को ये खोल देना चाहिए, इसमें ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे अपन आंसर। उसमें आंसर लिखे हुए हैं, मुझे नहीं आ रहा है पढ़ने में। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, समान चुंबकीय, प्लस को प्लस के साथ लाओगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। अगर अलग अलग है तो आकर्षित करेंगे, समान है तो फिर प्रतिकर्षित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है, केवल वक्र नहीं बनाती, बंद क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के फ्रेम पर, नर्म लोहे के फ्रेम पर बनाए जाते हैं। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने में उसमें चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबक बन जाता है वो। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उनको सदिश राशियां बोलते हैं, है ना। तो आई होप ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसमें तो केवल क्वेश्चन आंसर ही, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इनको आपको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यकीन मानो इसमें से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें से। तो इसको एक बार करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं केवल गाइड करने का काम कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। अगर कोई सा डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, खाली टाइम में पूछिए। जैसे अभी न्यूमेरिकल, उसमें बोला कि न्यूमेरिकल समझना है, तो न्यूमेरिकल में समझा दूंगा। जस्ट अभी यही क्लास खत्म करके जो बच्चों को न्यूमेरिकल समझना है, जो परावर्तन वाले हैं, तो उसको लिखने का पैटर्न देखना है केवल उसको, तो वो मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें नहीं बता रहा हूँ। क्योंकि वीडियो खत्म होने वाली है और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा मैं, केवल न्यूमेरिकली तो है कैसा तरीका है। तो आप पुराने वीडियो में भी देख सकते हो अगर जो बच्चे बाद में देख रहे हैं मुझे, तो है ना। तो अभी एक बार फिर से ज्वाइन कर लो ताकि अपन वो न्यूमेरिकल देख लें। मैंने गाइड कर दिया क्या क्या याद करना है आपको, है ना। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो फटाफट ताकि न्यूमेरिकल देख लें।